वर्षा नगर राज्य में राजा धर्म सिंह राज करते थे। उसी राज्य में रहने वाला धनी राम राजा का घनिष्ठ मित्र था। वह दोनों अक्सर मिला करते थे। अरे धनी राम, तुम्हारे तो 2 बेटे हैं ना? कहने के लिए तो मेरे 2 पुत्र हैं, पर असल में तो मेरा केवल एक ही पुत्र है। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? अरे क्या बताऊं तुम्हें, मेरा बड़ा बेटा विवाह से पहले मेरी सारी बात मानता था, लेकिन जब से उसका विवाह हुआ है तब से पता नहीं बहू ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई है। हमेशा बंटवारे की बात करता रहता है, पर मेरा छोटा बेटा अर्जुन यह नहीं चाहता। वह चाहता है कि दोनों भाई मिलजुल कर रहें। बस यही चिंता सताती रहती है। मेरे बाद इनका क्या होगा? अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 8 महीने बाद धनीराम की मृत्यु हो जाती है। धनीराम की पत्नी और छोटा बेटा अर्जुन इस घटना से बहुत दुखी थे, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा बेटा रमेश और उसकी पत्नी लीला के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पता नहीं ये रोना धोना कब खत्म होगा। ये सब यहाँ से जाए तो मैं माँ से बंटवारे की बात करूँ। शाम को धनीराम की अंतिम यात्रा के बाद सब लोग चले जाते हैं। तब रमेश शांति से कहता है, माँ, अब पिताजी नहीं रहे, आप जायदाद का बंटवारा कर दीजिए, जिससे आगे चलकर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। क्या? ये तू क्या बोल रहा है? अभी तक तेरे पिताजी की चिता भी ठंडी नहीं हुई और तू बंटवारे की बात कर रहा है। ये ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर पिताजी अपने जीते जी बंटवारा कर गए होते तो आज यूं झगड़ा तो ना होता। लेकिन भाभी, बंटवारे की क्या आवश्यकता है? हम एक साथ इस घर में भी तो रह सकते हैं। देखो अर्जुन, तुम अभी छोटे हो, बड़ों के बीच में बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन भाभी, बच्चों जैसी बात तो आप कर रही हो। हम एक घर में क्यों नहीं रह सकते? देखो अर्जुन, मुझे यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहना। हम लोग कहीं और जाकर रहेंगे, तभी शांति बोलती है। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। कल हम राजमहल जाकर बंटवारा कर लेंगे। राजमहल? लेकिन ये तो हमारे घर का आपसी मामला है, इसमें राजमहल जाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है। राजा धर्म सिंह तुम्हारे पिता के मित्र थे, वो ही यह बंटवारा करेंगे। अगले दिन शांति, अर्जुन और रमेश तीनों राजमहल जाते हैं। राजमहल पहुंचकर शांति राजा को सारी बात बताती है। राजा यह सुनकर बहुत दुखी होता है। बेटा रमेश, तुम घर के बड़े बेटे हो। धनी राम के जाने के बाद तुम्हें अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। महाराज, मेरा अपना परिवार है, मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता हूँ। और अर्जुन, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं बंटवारा नहीं चाहता, पर भैया हमारी बात नहीं मान रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। ये सारी बात चतुर राम सुन रहा था। अर्जुन की बात से उसे एक उपाय सोचता है। वह राजा से कहता है, महाराज, इस समस्या का मेरे पास एक हल है। क्या मंत्री जी? मंत्री अपनी योजना राजा को बताता है। अरे वाह मंत्री जी, यह तो बहुत अच्छी योजना है। ठीक है रमेश, अगर तुम बंटवारा ही चाहते हो तो मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो उस परीक्षा में सफल होगा उसे धनी राम की पूरी जायदाद दे दी जाएगी। क्या? पूरी की पूरी जायदाद? ठीक है महाराज, बताइए क्या परीक्षा है? हम तुम दोनों को 5-5 मोहरे देंगे, जिससे तुम्हें कोई ऐसी वस्तु खरीदनी है जो एक कमरे को पूरी तरह भर दे। राजा उन दोनों को 5-5 मोहरे दे देता है। रमेश और अर्जुन दोनों मोहरे लेकर बाजार पहुंचते हैं।
अरे भाई, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु है जो 5 मुद्राओं में आ जाए और जिससे पूरा कमरा भर जाए? क्या? अरे भाई, क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे, ये महाराज ने कैसी परीक्षा दे दी। दूसरी तरफ अर्जुन को बाजार में एक भिखारी मिलता है। हे बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा। हे बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है। अर्जुन अपनी 5 मौर्य उस भिखारी को दे देता है। ये लो भाई, इन पैसों से कुछ खा लो। भगवान तेरा भला करे, तेरे जीवन के सारे अंधेरे दूर हों। तभी अचानक अर्जुन को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। तेरे जीवन के सारे अंधेरे दूर हों। शुक्रिया बाबा। रमेश सुबह से शाम तक पूरे बाजार में घूमता रहा। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, देखते ही देखते शाम हो गई थी। सूरज ढल रहा था। अगले दिन राजा और मंत्री दोनों शांति के घर आते हैं। बेटा रमेश, दिखाओ तुम क्या लेकर आए हो जिससे ये पूरा कमरा भर जाए। रमेश अपने थैले में से सूखी घास फर्श पर डालने लगता है, परंतु घास से पूरा कमरा नहीं भर पाता। राजा अर्जुन से कहता है, बेटा अर्जुन, तुम क्या लेकर आए हो? अरे, ये क्या कुछ लेकर आएगा? इसने तो अपने पैसे उस गरीब भिखारी को दे दिए। इसके पास कुछ भी नहीं। और क्योंकि मैंने कमरा आधा भरा है, इसलिए अब सारी जायदाद मेरी होगी। तभी अर्जुन कहता है, रुकिए भैया, मेरे पास कुछ है। अर्जुन बाहर से एक जलता हुआ दिया लाता है और कमरे में रख देता है। ये देखिए महाराज, इस दिए ने पूरे कमरे को अपने प्रकाश से भर दिया है, इसलिए मैंने आपकी परीक्षा पार कर ली है। अर्जुन की बुद्धि देखकर राजा प्रसन्न होकर कहता है, शाबाश बेटा, शाबाश। तुम अपने पिता की जायदाद के असली वारिसों हो। तुम अपने पिता की तरह दयालु और बुद्धिमान हो। नहीं महाराज, एक लौता नहीं, मेरे पिता के हम 2 पुत्र हैं और मैं अपने भाई और भाभी को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर रमेश रोने लगता है। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मैं लीला की बातों में आकर कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए। आज से हम सब एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। उस दिन से धनीराम का परिवार एक साथ मिलजुल कर रहने लगा। प्रेमचंद अब 60 बरस का हो चुका था। उसके 4 बेटे थे। उसने सोचा कि अपने मरने से पहले वह अपने बेटों की शादी करवा दे, ताकि उसके जाने के बाद उनकी पत्नियां उनका ख्याल रख सके। वह अपने बेटों को बुलवाता है। बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, पता नहीं भगवान कब बुला ले, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम शादी कर लो। मरने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम सब अपना परिवार बसा लो। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अच्छी पत्नियां मिले, इसलिए तुम जाओ और अपने लिए लड़की ढूंढो। तुम जिन लड़कियों को पसंद करोगे, मैं पहले उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वह तुम्हारे योग्य है या नहीं। अब तुम जाओ और अपने लिए सुयोग्य लड़की की तलाश करो। तब प्रेमचंद का बड़ा बेटा विनोद कहता है, लेकिन पिताजी, हमें वो मिलेगी कहाँ? तब प्रेमचंद कहता है, विनोद, तुम मेरे बड़े बेटे हो, इसलिए सबसे पहला अवसर तुम्हें मिलेगा। मेरी ये छड़ी जिस भी दिशा में गिरेगी, तुम उसी दिशा में जाओगे और तुम्हें जो भी पहली लड़की मिलेगी, तुम्हें उसी से विवाह करना होगा। विनोद अपने मन में सोचता है, अरे वाह, उत्तर दिशा में तो हमारे पड़ोस के गांव की लीला रहती है। वो तो बहुत सुंदर और सुशील है। बेटा विनोद, तुम उत्तर दिशा में जाओगे। प्रेमचंद फिर से अपनी छड़ी गिराता है। इस बार छड़ी पूर्व दिशा में गिरती है। बेटा अशोक, तुम पूर्व दिशा में जाओगे। अशोक मन ही मन सोचता है, पूर्व दिशा में तो गांव के मुखिया का घर है और उसकी एक बेटी भी है जो विवाह योग्य है। अगर उससे मेरी शादी हो जाए तो मजा ही आ जाए। प्रेमचंद फिर से अपनी छड़ी गिराता है। छड़ी पश्चिम दिशा की ओर गिरती है। बेटा महेश, तुम पश्चिम दिशा में जाओगे। जी पिताजी। महेश मन ही मन प्रसन्न होता है। अच्छा हुआ
कि मुझे दक्षिण दिशा में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि दक्षिण दिशा में तो केवल जंगल है। प्रेमचंद फिर से अपनी छड़ी गिराता है। यह देखकर प्रेमचंद उदास होकर कहता है, बेटा सुरेश, मुझे माफ करना, तुम्हारे लिए इस छड़ी ने दक्षिण दिशा को चुना है, और दक्षिणी दिशा में तो केवल जंगल ही जंगल है। तुम्हें वहां कोई लड़की कैसे मिलेगी? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अगर मेरे भाग्य ने मेरे लिए दक्षिण दिशा चुनी है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। सुरेश दक्षिण दिशा में बढ़ता जा रहा था। सुरेश चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाता है। मैं कब से चल रहा हूं, पर अभी तक मुझे कोई नहीं दिखा, और दिखेगा भी कहां से भला? इस जंगल में कोई क्यों आएगा? तभी एक आवाज उसके कानों में आती है। नहीं सुरेश, तुम इस जंगल में अकेले नहीं हो, मैं भी तो हूँ यहाँ। सुरेश यह आवाज सुनकर घबरा जाता है। कौन है? सामने आओ। तभी एक सुंदर सी चिड़िया उड़ते हुए उसके सामने आ जाती है। ये आवाज तुम्हारी थी क्या? हाँ, ये आवाज मेरी ही है। लेकिन तुम हमारी तरह बात कैसे कर सकती हो? मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मुझे एक आर्षी द्वारा वरदान प्राप्त है। लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तब सुरेश सारी बात चिड़िया को बताता है। इसीलिए मैं इस जंगल में घूम रहा हूँ। तो क्या तुम्हें कोई लड़की मिली? नहीं, मुझे सबसे पहले इस जंगल में केवल तुम ही मिली हो। तब चिड़िया सुरेश से कहती है, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, तुम्हारे पिता ने कहा था कि जो भी लड़की तुम्हें सबसे पहले मिले तुम उसी से शादी करना, और तुम्हें मेरे अलावा और कोई भी नहीं मिला है। सुरेश सोचता है, ये तो सही कह रही है। अगर मैं किसी और लड़की की तलाश में आगे गया और क्या पता कोई शेरनी या लोमड़ी मिल गई तो। ठीक है चिड़िया रानी, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अब तुम जाओ और अपने पिताजी को मेरे बारे में बताओ। सभी भाई मिलकर आज हुए वाक्य पर चर्चा कर रहे थे। अरे अशोक, तुम्हारी होने वाली भाभी बहुत ही सुंदर है। उसके सामने तो किसी महल की राजकुमारी पानी कम चाय है। भाई, मुझे भी एक सुंदर सी लड़की मिली थी और वो मुझसे शादी करने के लिए मान गई। और मुकेश, तुम बताओ, तुम्हें कोई लड़की मिली या नहीं? हाँ भैया, मुझे भी एक लड़की मिली है। उसके पिताजी 5 गांव के मुखिया हैं। तभी विनोद अशोक से कहता है, चलो भाई, हमें तो बहुत अच्छी लड़कियां मिल गईं, पर लगता है कोई ऐसा भी है जिसको लड़की नहीं मिली है। सुरेश प्रेमचंद की दूसरी पत्नी का बेटा था, इसलिए उसके सभी भाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मुझे भी बहुत सुंदर लड़की मिली है। उसकी आवाज इतनी अच्छी है कि हर रोज सुबह उसकी आवाज से ही सूर्य उदय होता है और सारा जंगल उसकी आवाज से चहक उठता है। अरे, इस सुरेश के बच्चे को इतनी अच्छी लड़की कहां से मिल गई? प्रेमचंद अपने सभी बेटों से पूछता है, बेटा बताओ, क्या तुम सबको लड़कियां मिल गईं? जी, पिताजी, जैसा कि आपने कहा था, हम अपनी अपनी दिशा में तब तक चलते गए जब तक हमें कोई लड़की नहीं मिली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, जो लड़की तुम्हें मिली है मैं उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे तुम्हारे लायक हैं या नहीं। इसलिए अब तुम सब जाओ और अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से खाना बनवा कर लाऊं। वह चारों अपने पिता की आज्ञा लेकर जाते हैं। ये पिताजी ने कैसी आज्ञा दे दी? अब मैं चिड़िया रानी को क्या बताऊंगा? चिड़िया उसे यूं उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ आपको? क्या आपके पिताजी को मैं पसंद नहीं आई? नहीं नहीं चिड़िया रानी, ऐसा नहीं है। बात कुछ और है। क्या? पिताजी ने कहा है कि जो लड़की हमने पसंद की है हम उसे अपने लिए खाना बनवा कर लाए। चिड़िया यह सुनकर कहती है, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करो, मैं अभी खाना बना देती हूँ। चिड़िया अपने साथियों को बुलाती है और उन्हें समझाने लगती है। सभी चिड़िया रानी चिड़िया की आज्ञा का पालन करते हैं।
और जंगल से तरह तरह के फल व सब्जियां लेकर आते हैं। रानी चिड़िया उन सब्जियों से बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाकर तैयार कर देती है। सुरेश सारा खाना लेकर घर पहुंचता है। विनोद, तुम क्या लेकर आए हो? ये देखिए पिताजी, मैं आपके लिए हलवा पूरी लेकर आया हूँ। प्रेमचंद हलवा पूरी खाकर, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद पिताजी, आपकी होने वाली बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। प्रेमचंद एक एक करके अशोक और महेश का खाना खाता है। उसे वह बहुत पसंद आता है। सुरेश, तुम क्या लेकर आए हो? ये क्या लेकर आया होगा उस जंगल से? घास फूस? देखिए पिताजी, मैं आपके लिए केले की सब्जी लेकर आया हूँ। अरे वाह, केले की सब्जी, ये तो मेरी पसंदीदा सब्जी है। आखिरी बार ये सब्जी मैंने तुम्हारी माँ के हाथ की खाई थी। उसके बाद सीधा आज देख रहा हूँ। प्रेमचंद सब्जी खाता है। अरे वाह सुरेश, इसका स्वाद तो एकदम तुम्हारी माँ के हाथ की बनी सब्जी जैसा है। सुरेश यह सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। मेरी होने वाली बहुएं खाना बनाने में तो सफल रही, पर मैं एक अंतिम परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस बार तुम उनसे सबसे सस्ती वस्तु की बनी हुई एक चादर लेकर आओ। जो सबसे सस्ती बनी वस्तु की चादर लेकर आएगा, मैं उसकी ही शादी कराऊंगा। सुरेश चिड़िया के पास पहुंचकर सारी बात उसे बताता है। बस इतनी सी बात। आप चिंता मत करो। आपके पिताजी ने तो सबसे सस्ती चादर बनाने को कहा है ना। मैं तो बिना एक पैसा लगाए चादर बना सकती हूँ। कैसे? चिड़िया अपने साथियों को बुलाती है और उन्हें समझाने लगती है। सभी चिड़िया रानी चिड़िया की आज्ञा का पालन करते हैं। चिड़िया पत्ती और बेल की मदद से एक सुंदर सी चादर बनाकर तैयार कर देती है। शाम को सभी अपनी अपनी चादर लेकर पहुंचते हैं। सबसे पहले विनोद अपनी पुराने कपड़ों से बनी चादर दिखाता है, फिर अशोक अपनी सूती कपड़े से बनी चादर को दिखाता है, महेश अपनी ऊन से बनी चादर को दिखाता है, आखिर में सुरेश अपनी पत्तियों से बनी हुई चादर दिखाता है। देखिए पिताजी अपने सबसे सस्ती चादर बनाने के लिए बोला था, लेकिन उसने तो बिना एक पैसा लगाए इतनी सुंदर चादर बना दी। वाह बेटा, तुम्हारी पसंद की गई लड़की को मैं बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम जाओ और उसे लेकर आओ। सुरेश भागा भागा चिड़िया रानी के पास पहुँचता है और उसे ये खुशखबरी सुनाता है। चिड़िया रानी, बापूजी ने तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। हाँ, और उन्होंने तुम्हें घर लाने को कहा है। अब तुम चलो मेरे साथ। सुरेश और चिड़िया रानी दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। सुरेश और चिड़िया रानी जैसे ही जंगल के बाहर कदम रखते हैं, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और चिड़िया रानी एक सुंदर सी राजकुमारी में बदल जाती है। सुरेश यह देखकर चौंक जाता है। चिड़िया रानी, क्या ये तुम हो? जी, ये मैं ही हूँ। एक श्राप के कारण मैं चिड़िया बन गई थी। ऐ घमंडी लड़की, तूने मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू पूरी जिंदगी जंगल में चिड़िया बनकर घूमती रहेगी। नहीं मुनिवर, मुझे श्राप मत दीजिए। मैं आपकी शक्तियों को पहचान नहीं पाई। कृपया करके मुझ पर दया कीजिए। ठीक है, तुम्हारी विनती मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जब कोई व्यक्ति तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा और जैसे ही तुम इस जंगल से बाहर निकलोगी, मेरा ये श्राप समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब आपने मुझसे शादी करने का निर्णय लिया और जैसे ही हम इस जंगल से बाहर आए, वह श्राप समाप्त हो गया। सुरेश और राजकुमारी दोनों घर पहुंचते हैं। प्रेमचंद दोनों को आशीर्वाद देकर उनका विवाह करवा देता है। सुरेश राजकुमारी के साथ उसके राज्य महल में खुशी खुशी रहने लगता है। आनंद नगर राज्य में एक राजा राज करता था। उसका नाम प्रेम सिंह था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी उन्नति के बारे में सोचता रहता था। राजा के पास सभी सुख सुविधा थी,
फिर भी उसे एक चिंता हमेशा सताती रहती थी। उसकी बेटी शांति अब विवाह योग्य हो गई थी। राजा ने उसके लिए कई राजकुमारों के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा, मगर उसे उसमें से कोई भी राजकुमार शांति को पसंद नहीं आया। बेटा शांति, मैंने तुम्हारे लिए इतने राजकुमारों के रिश्ते मंगवाए, मगर तुम्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। पिताजी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे विवाह के लिए परेशान हैं, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो भले ही किसी राज्य का राजकुमार न हो, पर वह अपने दिल से राजकुमार हो। इसका क्या मतलब है बेटी? पिताजी, आपने मेरे लिए जितने भी लड़के देखे वे सब पैसों से अमीर थे, मगर दिल से नहीं। मुझे ऐसे व्यक्ति से विवाह करना है जो दूसरों के दुख को अपना समझे और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहे। अच्छा पिताजी, अब हम कुछ देर के लिए राज्य में भ्रमण के लिए जा रहे हैं। उसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम भोला था। उसके परिवार में केवल उसके बूढ़े माँ बापू थे। एक दिन, अरे भोला, अब तू शादी कर ले, मैं बूढ़ी बेचारी कब तक अकेले पूरा घर संभालूंगी। अरे माँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शादी करना कोई खाना खाने जितना आसान काम हो। शादी करने के लिए कोई लड़की भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा, अगर तू कहे तो मैं अपनी सहेली की बेटी से तेरी शादी की बात चलाऊं? नहीं माँ नहीं, मैं उस लाजो से शादी नहीं करूँगा। देखा है तुमने कितनी मोटी है वो? हमारे महीने भर का राशन 2 दिन में ही साफ कर देगी। अरे तो क्या तू किसी राजकुमारी से शादी करेगा? अरे माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम देखना, तुम्हारे लिए एक राजकुमारी जैसी बहू लेकर आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शाम को लौटूंगा। ऐसा कहकर भोला खेत की तरफ निकल जाता है। रास्ते में जाते समय उसे एक तालाब के किनारे एक घोड़ा मिलता है जिसे पैर में चोट लगी हुई थी। वह दर्द से बिलख रहा था। अरे ये क्या? इस बेचारे घोड़े को तो बहुत चोट लगी है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस पर कुछ जड़ी बूटी लगा देता हूँ। भोला उस घोड़े के घाव पर जड़ी बूटी लगा देता है, जिससे वह घोड़ा सही हो जाता है और चला जाता है। यह सब कुछ वहीं दूर खड़ी राजकुमारी शांति देख रही थी। शांति को भोला का यह काम बहुत अच्छा लगता है। वह उसके पास जाती है। सुनिए, आपका नाम क्या है? राजकुमारी जी, मेरा नाम भोला है। मेरा नाम शांति है। जब आप उस घोड़े की मदद कर रहे थे तब मैं आपको देख रही थी। आप तो बहुत ही दयालु और अच्छे व्यक्ति हैं। राजकुमारी जी, मैं दूसरों को यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे दूसरों की सहायता करना बहुत पसंद है। राजकुमारी शांति अपने मन में सोचती है, अरे इसी तरह के व्यक्ति की तो मुझे तलाश थी। सुनिए, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे देंगे? जी राजकुमारी जी, आप हमारे गांव की राजकुमारी हो। आपका हर आदेश हमारे लिए भगवान के आदेश समान है। आप बोलिए। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनते ही भोला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या? ये आप क्या बोल रही हो राजकुमारी जी? आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पर राजकुमारी जी, मैं तो एक गरीब किसान हूँ और आप महलों की रानी हो।
आप मेरे साथ कैसे रह पाओगी? आप चिंता मत कीजिए, मुझे पैसों से नहीं बल्कि आपसे प्रेम है। मैं आपके साथ ही शादी करूंगी। भोला और राजकुमारी शांति मंदिर में जाकर विवाह कर लेते हैं। भोला राजकुमारी को लेकर अपने घर आता है। उन दोनों को देखकर भोला की माँ चौंक जाती है। भोला, ये तूने क्या कर दिया? राजकुमारी शांति से विवाह कर लिया? अब महाराज हमें नहीं छोड़ेंगे। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पिताजी से बात कर लूंगी। राजकुमारी जी, आपने इस भोला से शादी तो कर ली, पर आप हमारे साथ कैसे रहोगी? हम तो इतने गरीब हैं। माँ जी, सबसे पहले तो आप मुझे राजकुमारी कहना बंद कीजिए। आज से मैं आपकी बेटी हूँ। और रही बात यहाँ रहने की, तो जैसे आप रहते हो मैं भी वैसे ही रहूँगी। जो आप खाओगे मैं भी वही खाऊंगी। अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो बेटा। शांति और भोला दोनों आशीर्वाद लेकर राजमहल के लिए निकल जाते हैं। राजमहल पहुंचकर वह दोनों राजा के सामने जाते हैं। राजा राजकुमारी को भोला के साथ देखकर चौंक जाते हैं। राजकुमारी शांति, ये सब क्या है? पिताजी, इनका नाम भोला है और ये मेरे पति हैं। क्या? ये क्या मजाक है? पिताजी, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने इनसे आज ही मंदिर में शादी की है। इस गरीब किसान की इतनी हिम्मत कि इसने तुमसे शादी की? अरे ये कहाँ और हम कहाँ? ये ठहरा एक गरीब, ये कैसे तुम्हें रखेगा? पिताजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझे किसी अमीर राजकुमार की नहीं, अपितु एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति की तलाश है। राजकुमारी शांति, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? जब राज्य में ये बात फैलेगी कि एक राजा की पुत्री ने गरीब किसान से शादी कर ली, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी भला? यह सब देखकर मंत्री बोलता है, महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? इस तरह तो राजकुमारी कभी भी इस किसान को नहीं छोड़ेगी। मंत्री जी, अब आप ही बताइए हम क्या करें? महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, क्या? मंत्री राजा को अपना उपाय बताता है। ठीक है राजकुमारी शांति, अगर तुम इस किसान से ही विवाह करना चाहती हो तो इस किसान को तुम्हें पाने के लिए एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अगर ये इस परीक्षा में सफल रहा तो मैं इसे अपना दामाद स्वीकार कर लूंगा, किंतु अगर यह इस परीक्षा में विफल रहा तो मैं इसे मृत्यु दंड दे दूंगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? देखो बेटा, मैं एक लड़की का बाप हूँ और अपनी बेटी के लिए एक सुयोग्य लड़का ढूंढना मेरा कर्तव्य है, इसलिए इसे ये परीक्षा तो देनी ही होगी। तो तुम्हारी परीक्षा ये है, तुम्हें 2 दिनों में 1000 सोने की मुद्राएं कमानी होंगी। यदि तुम 2 दिनों में 1000 सोने की मुद्राएं कमा लेते हो तो मैं स्वयं ही अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम किसी से उधार नहीं ले सकते और ना ही किसी से चुरा सकते हो। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? भोला महल से चला जाता है। भोला बहुत उदास और परेशान था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप मेरी? अगर मैं 2 दिनों में 1000 सोने की मुद्राएं नहीं कमा पाया तो महाराज मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। अब मैं क्या करूं? भोला यही सोचता सोचता कब तालाब के पास आ पहुंचा, उसे पता ही नहीं चला। भोला वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां वही घोड़ा आता है।
जिसकी उसने मदद की थी। हे भले व्यक्ति, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? कौन है? ये आवाज किसकी? ये मैं हूँ जिसकी तुमने मदद की थी भले व्यक्ति। पर तुम बोल कैसे सकते हो? मैं कोई असाधारण घोड़ा नहीं हूँ। मैं एक सिद्ध तपस्वी का घोड़ा हूँ जिन्होंने मुझे वरदान दिया है। पर तुम इतना चिंतित क्यों हो? तब भोला सारी बात उसे बताता है। अच्छा, ये बात है। आओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। भोला उस घोड़े पर बैठकर चला जाता है। घोड़ा उसे अपनी गुफा के पास ले जाता है। उस गुफा में बहुत सारे घोड़े के पूंछ के बाल रखे हुए थे। हे भले व्यक्ति, ये लो, इन बालों को ले जाकर किसी बड़े व्यापारी को बेच दो, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। हमारे बालों की बाजार में बहुत कीमत होती है। उन बालों को लेकर एक बड़े व्यापारी के पास पहुंचता है। अरे वाह वाह भोला भाई, ये तो बहुत ही अच्छे बाल हैं। बड़ी साईं, इन्हें तो मैं पूरे 2000 सोने की मुद्राओं में खरीद लूंगा। बोलो। ठीक है सेठ जी, आप मुझे 2000 मुद्राएं दे दीजिए। ये लो बड़ी साईं। अगले दिन राजमहल में। ये लीजिए महाराज, 1000 सोने की मुद्राएं। राजा यह देखकर चौंक जाता है। वह मंत्री से कहता है, मंत्री जी, कहीं इसने किसी के घर चोरी तो नहीं की? नहीं महाराज, भोला ने किसी के घर चोरी नहीं की। तब मंत्री सारी बात राजा को बताता है। बेटा भोला, हमें माफ कर देना। हम अपने अहंकार में बिल्कुल चूर हो गए थे। हम भूल गए थे कि हम राजा होने से पहले एक बेटी के बाप हैं और आप हमारे दामाद। मुझे क्षमा कर देना बेटा। नहीं महाराज, आप माफी मत मांगिए, आप तो बस हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तब राजा उन दोनों को अपना आशीर्वाद देता है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।